नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर के कई हिस्सों में आज चक्का जाम किया। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया। इस दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। खास बात यह रही कि चक्का जाम के दौरान कोई किसान दिल्ली की तरफ नहीं आया। दिल्ली में भी सुरक्षा के हालांकि खास इंतजाम किए गए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में 12 से 3 बजे तक चला चक्का जाम खत्म हो चुका है। किसानों नेताओं ने चक्का जाम खत्म किए जाने का ऐलान किया। इस दौरान देश के कई हिस्सों में चक्का जाम का असर देखने को साफ तौर पर मिला। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर के कई हिस्सों में आज चक्का जाम किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया। इस दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ ये चक्का जाम आज बुलाया गया था। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए चक्का जाम का आह्वान किया गया था। खास बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से देशव्यापी चक्का जाम खत्म हो चुका है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता ने क्या कुछ कहा। आते हैं ये पाकिस्तानी नजर आते हैं, ये चीन से चंदा लेके बहकाए लोग नजर आते हैं। तो फिर मैं कृषि मंत्री से ये कहूंगा कि अपने देखने भाई नजर बदल ले, चश्मा तो वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें काले कहाँ है। जो किसान ये कह रहे हैं कि काले कानून है। अरे काले मन वाला जब बनाए ही काले मन वालों ने तो वो सफेद कानून कैसे बना सकते हैं। काले मन वालों ने काले ही कानून तो बनाएंगे। वो देश के लिए उन्होंने अच्छा क्या किया है। उन्होंने जीएसटी लगाया, सारा व्यापार खत्म कर दिया। बोला जीएसटी व्यापारियों की समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने नोटबंदी की, इससे बद्दा मजाक, इससे काला और क्या हो सकता है। इससे काला मन के काले कानून और क्या हो सकते हैं। पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरे देश की जीडीपी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उन जितने कानून आज तक बनाए हैं कोई एक बता दो जिससे देश ने तरक्की की हो। हाँ, उसके मित्रों ने तरक्की जरूर की है। अंबानी ने, अडानी ने, रामदेव ने और ऐसे 5-7-10 होंगे। तो ये तो एक तरह से पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है और पूंजीपतियों का कब्जा होना ये कोई व्यवस्था नहीं है दुनिया की। साफ तौर पर कहा है कि हमारे देश में पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है और पूंजीपतियों की व्यवस्था होना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को अब अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। उन्हें हर कोई आतंकवादी और इसके अलावा उग्रवादी ही दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा, सरकार को मांगे माननी ही पड़ेंगी। आपको बता दें कि आज चक्का जाम का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्ण तरीके से देशव्यापी चक्का जाम खत्म हो चुका है। राहत की बात रही कि दिल्ली की सरहद में कोई भी किसान नहीं आया। इस चक्का जाम का पूरे देश भर में असर साफ तौर पर दिखाई दिया। हालांकि आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं था। चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, दिल्ली में चक्का जाम का आज क्या कुछ असर दिखा। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली हिंसा को लेकर जो कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी पुलिस को, वो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपना बंदोबस्त पूरा किया। यहाँ तक कि कृषि कानून को लेकर जो किसान कह सकते हैं अपना रोष जाहिर कर रहे थे और लगभग 72 दिन से सड़कों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों ने स्पष्ट किया कि हम चक्का जाम करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की और मुश्किलें बढ़ती नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी पे मुश्किलें बढ़ी थी, अब वो कहीं ना कहीं दोबारा से मुश्किल बढ़ती नजर आई थी। मगर जिस तरीके से लगातार गाजीपुर बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने लगातार सील किया, यानी कि 13 लेयर की सुरक्षा कवच बनाया गया। यहाँ तक कि जमीन में कील भी लगाई गई ताकि किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश ना कर सके। मगर कहीं ना कहीं वो कीलें हटानी पड़ी क्योंकि सदन के अंदर भी हंगामा हुआ, संसद में हंगामा हुआ और सरकार को घेरने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि विपक्ष के द्वारा भी और किसानों के द्वारा भी। मगर कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कीलें हटाई और उसके बाद में राकेश टिकैत ने खुद कह सकते हैं दिल्ली कीलों की जगह पर पौधारोपण किया,
तो कहीं ना कहीं साफ संदेश था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। तो सिर्फ उनकी यही कहना था कि हम तीनों ही कृषि कानून से नहीं चाहते, तीनों ही कृषि कानून को उसको रद्द कराना चाहते हैं, मगर सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार की जैसी मंशा है वैसा करे, मगर हम भी जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। मगर जो आज की बात करें, यानी कि 6 फरवरी के लिए चक्का जाम के लिए अनाउंस किया गया था, आज वो 6 फरवरी को चक्का जाम के लिए जरूर किया गया, मगर दिल्ली को छोड़कर, उत्तराखंड छोड़कर और यूपी छोड़कर 3 जगहों पर छोड़कर और जगहों पर चक्का जाम जरूर किया गया। मगर दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली के अंदर भी तैयार थी और दिल्ली की सीमाओं पर भी तैयार थी, क्योंकि हमने जो जकीरा फ्लाईओवर के पास देखा, या फिर कह सकते हैं हमने राजा रजौरी गार्डन देखा था, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, क्योंकि दिल्ली के जो किसान थे वो कहीं ना कहीं इस तरीके का चक्का जाम कर सकते थे, और उनको दिल्ली पुलिस को आशंका भी थी। उसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर इंतजाम किए हुए थे, बैरिकेडिंग की हुई थी, हर तरीके से पुलिस व्यवस्था की हुई थी। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी लगाए गए थे, और जहां तक कि कटीले तारों का भी इस्तेमाल किया गया था, मगर ऐसी कोई भी घटना देखने को नहीं मिली जो दिल्ली के अंदर जो स्थिति थी वो बिगड़ सकती थी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने सब कुछ मैनेज किया, और किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि हम दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, दिल्ली एनसीआर में हमारा चक्का जाम नहीं होगा, और ना ही उत्तराखंड में होगा, और ना ही उत्तर प्रदेश में होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण रहा, मगर दिल्ली के अंदर अभी भी शांति है, मगर दिल्ली पुलिस जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। जी बिल्कुल राजीव, और आज जिस तरीके से राकेश टिकैत ने इसके बाद बातचीत की है, मंच पर वो आए, संबोधित किया किसानों को, साफ तौर पर 2 अक्टूबर का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 2 अक्टूबर तक जो है सरकार हमारी मांगों को मान ले। अगर 2 अक्टूबर तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद क्या प्लान रहेगा किसानों का? 44 लाख ट्रैक्टर लाने का जो बार बार कह रहे हैं राकेश टिकैत, क्या उसके बाद 44 लाख ट्रैक्टरों से रैली निकाली जाएगी दिल्ली समेत पूरे देश में? देखिए, जिस तरीके से बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत बार बार अनाउंस करते हैं, क्योंकि कल जब जिस तरीके से कीलें हटाई गई थी उसके बाद में भी उन्होंने जो पौधारोपण किया और ये संदेश दे दिया कि हम शांतिपूर्ण कैसे चक्का जाम करेंगे, दिल्ली की सीमाओं में नहीं आएंगे, उत्तराखंड में नहीं आएंगे, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से अब राकेश टिकैत ने फिर साफ कर दिया है कि 2 अक्टूबर तक सरकार फैसला मान ले, यानी किसानों की जो मांग है वो उसको मान ले, मगर साफ जाहिर है। राजीव लौट रहे हैं आपके पास, तुरंत लौट रहे हैं। इस समय संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। There is not such a big agitation, but there is agitation. November 26 say every agitation is going on there, especially on January 26, all over Tamil Nadu, all the headquarters and sub taluk stations, vehicle march, especially in Tanjavur, there is a 10,000 people gathering there. The government in our Tamil Nadu government is the puppet government of Modi, so that they are take more and more action against किसानों। लेकिन उधर बहुत झगड़ा होता है तमिलनाडु में। Today in our Tamil Nadu we give our full support to the north agitation. We came here. Tamil Nadu is with the Delhi farmers. There is a very big agitation all over India, because the government, Modi government, as well as our Tamil Nadu government, give our all land to the corporate bodies, specifically Ambani and Adani, so that all over India, all the agriculturists, farmers, peasants, against this 3 farm Virod Kanun, so that we came here to express our solidarity with this agitation. Thank you. सर, आपने कहा प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए वो नंबर नहीं मिल रहा अभी तक। एक सेकंड बोल लें, फिर आप क्वेश्चन कर लें। ये कर्नाटक के हमारे ऊपर Karnataka, one of the coordination committee member, he explained. You can speak in Kannada, you can translate. If you can just translate it. Yes, sure. You speak Kannada. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಏನು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇವಲ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, UP ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಏನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Since the beginning of the ordinance, we have been on the streets, we are protesting, and the media is projecting and the government is projecting it just like the North India farmers are protesting. It's not true. Like we in the South India, we are protesting since the day one, and we are building solidarity, and we are taking more farmers to protest in our states as well. So we are building up a stronger movement there as well. ये हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, संदीप गुड्डे जी, महाराष्ट्र से। पहले तो हम पूरे देशवासियों को आभार व्यक्त करेंगे। जो आज का जो चक्का जाम आंदोलन था 12 से 3 बजे तक का, वो पूरा शांततापूर्वक उन्होंने उसको ये किया। उसके साथ साथ में सभी पुलिसकर्मियों का भी हम आभार जताते हैं। महाराष्ट्र में लगभग 34 जगहों पे ये चक्का जाम जो है वो कामयाब रहा, जिसमें कोल्हापुर है, सांगली है, कराड़, पुणे, नागपुर, विदर्भ में 5-6 जगह पे हुआ, जलगांव, नासिक में बहुत सारी जगह की तस्वीरें आई है हमारे पास में। और दूसरी ये बात है कि जो कि आज चक्का जाम होना था सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आज दौरा था, लेकिन आज के चक्का जाम की वजह से उन्होंने वो पोस्टपोन किया। तो यही ये है कि ज़मीन पर जो महाराष्ट्र में लड़ाई जो चल रही है, बहुत कामयाब लड़ाई चल रही है, अच्छे चल रही है। और आज का चक्का जाम भी खास तौर पे महाराष्ट्र में टोटल कुल 17 संगठनों ने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और अच्छा कामयाब रहा। युद्धवीर जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री एक फ़ोन कॉल अवे हैं और वो मोबाइल नंबर या वो नंबर हमें नहीं मिल रहा जिस पर बात हो। मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं कि किस किस माध्यम से आपने PMO से कांटेक्ट करने की अभी तक कोशिश की? देखिए, PMO से कांटेक्ट तो जब करेंगे उसको संपर्क सूत्र हो। हम तो उन्होंने कहा था एक फ़ोन कॉल की देर, उनके कहे अनुसार हमने वो नंबर मांगा था, तो फिर किसी नंबर पे ही तो कॉल करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले जब किसान नेताओं की और सरकार की बातचीत होती थी तो मीडिया में आप लोगों का कांटेक्ट का क्या रहता था, किस तरीके से कांटेक्ट? संदेश भेजते थे, उनका जो है एक संदेश आता था, न्योता आता था, उनका लेटर भेजते थे वो, और उसके बाद हम जाते थे। एक प्रक्रिया थी, सरकार जब भी भेजे वो किसी माध्यम से फ़ोन नंबर दें, वो लेटर जो प्रक्रिया पहले अपनाते थे वो कोई भी, हमें कोई उसमें नहीं है कि हम फ़ोन करके जाएंगे, संदेश भेजें। फ़ोन से मतलब संदेश का है, और उस संदेश के इंतजार में हम बैठे हुए थे। 23 तारीख 11वीं दौर के बाद फिर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, टेबल पे हो बातचीत के बगैर तो आज तक कोई समस्या सुलझी नहीं है। बातचीत क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं बातचीत हो सरकार से, निश्चित तौर पर बातचीत से हल निकले। PMO का नंबर तो इजी अवेलेबल है, बातचीत हो सकती है। नहीं, PM नंबर तो सैकड़ों हैं, आप मिला के देख लें अगर बात हो जाएगी। नंबर तो डायरी में भरी पड़ी है, डायरी है, बात तो नंबर वो नंबर चाहिए जिससे बात हो उसके उठा भी तो नंबर। क्या सरकार के कुछ मंत्री आप लोगों के संपर्क में हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं इस पूरे मामले में? हमने हमारा कोई भी मध्यस्थता कर दे हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज तक कोई सामने ऐसा सूरवीर दिल्ली में इस सरकार में नहीं है जो किसान की पीड़ा को समझ के और मध्यस्थता के लिए सामने आए। अभी तक किसी ने हमें ऐसी ऑफर दी नहीं। एक चीज़ बताइए आप, जैसे आप लोग बिल्कुल अड़िग हैं कि जो आपकी प्राइमरी डिमांड थी तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की, सरकार में खुद प्रधानमंत्री ने कहा है 1.5 साल की बात के हम लोग राजी हैं, तो क्या कहीं नेगोशिएशन की कुछ गुंजाइश अब किसान नेताओं की तरफ से हो सकती है कि हाँ प्रधानमंत्री कार्यालय की, प्रधानमंत्री की बातचीत मान ली जाए और उससे कुछ नीचे पे बात बन जाए? देखिए, सरकार ने कहा कि हम इसमें जितने संशोधन चाहो करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं है। सरकार स्वयं स्वीकारती है कि वो कोई ऐसी चीज़ उनसे दस्तावेज उन्होंने तैयार कर दिया जो जनहित में नहीं है। उन्होंने अपना ईगो का सवाल, नाक का सवाल बना लिया इसे कि रिपील करेंगे तो सरकार की कमजोरी में गिना जाएगा। ये नहीं होता। सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए, कोई त्रुटि हो जाए सुधार लेना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लॉजिक हैं
हमने कल कृषि मंत्री ने कहा इसमें काला क्या है, हम ये कह रहे हैं इसमें सफ़ेद क्या है वो बता दो, काले की छोड़ो, गोली मारो, एक चीज़ ऐसी बता दो जो लोगों के हित में होगी। हमने बताया उनको, मतलब मैं आप ये पीसी है, मैं पूरी बात बताऊंगा तो भाषण हो जाएगा। हमने उनको विस्तार से समझाया भी है, बताया भी है कि ये चीज़ें हैं, इसमें किसान बचता ही नहीं है, और उसमें संशोधन करें तो उसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो उसमें बचती हो जिसको रखा जा सके। तो ऐसा संशोधन तो ये होता है कि आपने एक चीज़ बनाई, एक आध कमी रहेगी, उसको ठीक कर लिया। जो पूर्ण रूप से मतलब किसान विरोधी जाता है, जितने भी क्लोजेज हैं, क्लोज वाइज हम चर्चा कर सकते हैं किसी से, कोई भी इनका एक्सपर्ट हो, लेकिन जिद नहीं है हमारी। हमारे लिए वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये किसान के लिए बनाया, किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है, जबरदस्ती हमें क्यों देना चाह रहे हैं। इसमें जो कुछ इसमें हुआ है, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं। संसद में कोविड के पीरियड में इस बिल को लाया गया, और जिस तेजी से इसको लाके ऑर्डिनेंस के माध्यम से संसद में अप्रूव कराया गया, वो आज इतना नहीं रहा है। नौसिखिया कोई भी आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो प्रेस के माध्यम से, हर आदमी समझ रहा है प्रक्रिया क्या है। जो सिलेक्ट कमेटी को जाता है, पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, उस पर डिबेट होती है, उसके बाद कोई बिल पास होता है। इस तरह का इसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो वो उसने सरकार को अपने आप संदेह के घेरे में ला दिया, और आज आदमी बच्चे की जुबान पे है कि इसमें कुछ काला नहीं, इसमें सब कुछ काला है। सब इसके लिए सब कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1.5 साल के बाद फिर देश भी वही, किसान भी वही। तो क्या 1.5 साल के बाद इतना लंबा आंदोलन फिर करने आए हम इस बीमारी को जड़ से काटना चाहते हैं कि दोबारा ये सर ना उठाए। युद्धवीर साहब, आज के चक्का जाम की अगर बात करें तो कितना सफल हुआ है ये? आज अभी आपने देखा, ये हमारे देश भर की अगर बात करें तो पूरे देश में कोई प्रदेश एक्सेप्ट उत्तराखंड, यूपी, जहाँ हमने कह दिया था, और पश्चिम और वहाँ भी हुआ। इलेक्शन यूपी में भी कुछ जगह सूचना नहीं मिल पाई तो वहाँ हुआ, लेकिन पूरे देश में सफल हुआ। पूरे देश में कोई डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं देश का जहाँ पे ये हमारा चक्का जाम आयोजना हो। क्या आपको लगता है चक्का जाम से सरकार पे कोई दबाव बन पाएगा? कोशिश की जाती है, शर्म अगर कोई रखता हो और किसी को कोई कंसिडर करता हो, ये अपने नाराजगी जताने के ये हथियार हैं जिनको डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करते हैं। हमने भी उस हथियार को इस्तेमाल करके अपना नाराजगी को रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया सरकार को। वो कितना नोटिस लेते हैं सरकार को। आंदोलन जो है वो जारी रहेगा अभी भी? निश्चित आंदोलन अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। ये तमाम साथी महाराष्ट्र के लोग हैं, तमिलनाडु के हैं और कर्नाटक के हैं साथी, मध्य प्रदेश के ऑलरेडी हमारे यहाँ बैठे हुए थे। अब हम प्रदेशों में निकल जाएंगे टीम बना के, और इसको पूरे देश में जिस तरह का आंदोलन आप यूपी हरियाणा में देख रहे हैं, निरंतर हमारी मीटिंग हो रही है। कल राकेश जी एक जगह जा रहे हैं, मैं एक जगह जा रहा हूँ, नुक्कड़ छोटी मीटिंग हो रही है। पूरा इसको पूरे देश में ये प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, शायद सरकार समझ जाए, और ना विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है तो उसका तो हमारे पास है। ठीक है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता की तस्वीरें आपने देखी। हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार यही बात की जा रही है कि इन कृषि कानूनों में सफेद क्या है। जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं कि इन कृषि कानूनों में काला क्या है, कृषि मंत्री पूछ रहे हैं, तो जवाब में ये कहा जा रहा है कि सफेद क्या है। हम लगातार ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों के लिए हित में हो। तो अब आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेगी? क्या वाकई में कहीं से नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? क्या दोनों पक्ष झुक पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने खुद कहा कि इसमें काला क्या है, यानी कि सफेद क्या है और काला क्या है, ये तो
बाद में डिसाइड होगा। मगर जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए उनके हित वाला कानून लेके आए, मगर जो किसानों को अच्छा लगे और किसानों को कुछ बेनिफिट दिखे। ये नहीं कि आप जबरन किसी को कहें कि ये आपके लिए अच्छा है और आप उसको फॉलो कीजिए। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम जब तक नहीं हटेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल पर प्रदर्शन करने की बात हो या पूरे नेशनल लेवल पे प्रदर्शन करने की बात हो या फिर लगातार घेरने की बात हो सरकार को, तो कहीं ना कहीं लगातार हर तरीके से किसान चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो। मगर कृषि कानून अभी भी सरकार की तरफ से वापस होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से खुद कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इसमें सफेद क्या है वो बताइए, और जिस तरीके से पत्रकारों ने पूछा कि इसके अंदर काला कानून में कि काला कानून क्यों है और काला कानून इसे क्यों क्यों कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उल्टे ही पत्रकार से सवाल कर रहे हैं कि इसमें सफेद क्या है। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है सरकार कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती, और किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो साफ जाहिर कर चुके हैं जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर बीच में जो बीच का रास्ता कहा जा रहा है, जिसको बार बार वार्ता की गई है, 11 दौर की वार्ता की गई है, उसके अंदर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, मगर किसानों की तरफ से कहा गया कि हमारे पास नंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दुविधा जरूर है, दोनों तरफों है, किसानों की तरफ भी है और सरकार की तरफ भी है, मगर बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं बैठकर समझौता करना पड़ेगा या फिर सरकार को मानना पड़ेगा कृषि कानून वापस ले। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कृषि कानून से कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा किसानों को, बल्कि उनकी जमीन चली जाएगी। एमएसपी पर जो विवाद है वो नया कानून होना चाहिए, उससे नया कानून बनाया जाए और कृषि कानून को रद्द किया जाए। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों की जो बातें हैं सरकार मान नहीं रही है, सिर्फ प्रस्ताव दे रही है, वो भी 1.5 साल का दिया गया है, यानी 18 महीने का, और 18 महीने के अंदर भी कहीं ना कहीं फिर वो वापस वही स्थिति बनेगी, दोबारा किसानों को आना पड़ेगा प्रदर्शन के लिए और दोबारा से वही सड़कों पर जाम होगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए, किसानों को हित में वाली अगर सोच रहे हैं, अगर वोट बैंक चाहिए तो कहीं ना कहीं किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। और किसान जिस बात को मान रहे हैं, यानी कि कृषि कानून उन्हें नहीं चाहिए तो कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए। जिस तरीके का वो कानून चाहते हैं उनको दीजिए। मगर किसान साफ साफ जाहिर कर चुके हैं सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, क्योंकि उनको बेनिफिट देना है, उनसे फंड लेना है। यानी कि चुनावी मुद्दों के अंदर कहें कि चुनाव के अंदर ज्यादातर जो फंड लिया जाता है वो इन्हीं पूंजीपतियों से होता है और पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देना है। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कृषि कानून वापस होता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, पूंजीपतियों को बेनिफिट वाली बात तो है ही राजीव। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी 2 चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, चाहे वो कृषि अधिग्रहण बिल की हम बात कर लें, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा है। तो अब ये एक साख की बात भी आ गई है कि इस मसले पर भी अगर सरकार को झुकना पड़ेगा तो सरकार को लग रहा है कल को कोई भी आकर हमारे किसी भी फैसले को बदल जाएगा। तो ये बड़ा डर क्या सरकार को सता रहा है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर यही बात है जो सरकार की तरफ से उनको खलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले 2 कानून वापस हो चुके हैं और तीसरा कानून यानी कृषि कानून अगर वो वापस ले लेते वो भी इतने जद्दोजहद के बाद, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और जो बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर आम जनता स्टार्ट हो जाएगी, या फिर कहीं एमसीडी के लोग हैं या फिर कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं या फिर शिक्षा विभाग के लोग हैं जो अभी तक परेशान है, वो भी खड़े हो जाएंगे और वो भी कहेंगे हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें वो कानून नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार साफ जाहिर कर रही है कि कृषि कानून को वो वापस रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वापस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पूंजीपतियों से बेनिफिट है वो उनके हाथ से निकल जाएगा, और दूसरा जो किसानों का वोट बैंक है वो हाथ से निकल जाएगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार चाहती है दोनों हाथ में लड्डू रखना, यानी कि पूंजीपति भी उनके पास रहे और किसान का जो वोट बैंक है वो भी उनके पास रहे। मगर कहीं ना कहीं दुविधा जरूर है, मगर किसान भी साफ कर चुके हैं जब तक कृषि कानून वापस नहीं, वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए वो अक्टूबर तक रणनीति बनाए या अक्टूबर तक प्रदर्शन करे। मगर इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को ही झुकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कम से कम बातचीत के लिए तो अब सरकार को न्योता दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार किसान संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिस पर हम बातचीत कर सकें। तो ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे पहल कर लें और किसान संगठनों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दे दे। राजीव, देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का नंबर नहीं है, तो साफ जाहिर होता है कि सिर्फ सरकार ने जुमले छोड़े थे और जुमलों में कहीं ना कहीं किसानों को उलझाने की कोशिश करनी थी। मगर जिस तरीके से जुमला जो था वो सरकार के ऊपर ही आके पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है तो हम फोन किसको करें। मगर साफ जाहिर है कि सरकार को चाहिए अब बातचीत का दौर वही स्टार्ट करे, और कहीं ना कहीं अगर किसानों को मनाना है, किसानों को रूठे हुए को मनाना है या फिर किसानों को हटाना है प्रदर्शन से, तो साफ जाहिर है किसान सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। मगर सरकार शायद डर की वजह से पहल नहीं कर रही, क्योंकि उनको लगता है या
आज ये किसान खड़े हुए हैं, कल कोई और खड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उनका बेनिफिट है वो हाथ से चला जाएगा और वो पूंजीपतियों से भी नुकसान खाएंगे। पर जिस तरीके से किसानों ने साफ जारी कर दिया है कि वो अक्टूबर तक रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं और रणनीति किस तरीके की होगी सरकार को भी अंदेशा है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद दिन भी देख चुके हैं वो ट्रैक्टर रैली किस तरीके की निकाली गई थी, आज जो चक्का जाम था वो भी देख चुकी है सरकार। मगर कहीं ना कहीं रणनीति साफ है किसानों की, कृषि कानून नहीं तो वो प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन तो लगातार जारी है। इस बीच चक्का जाम का जो आह्वान किया गया था वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये आह्वान था, शांतिपूर्वक तरीके से ये संपन्न हुआ। कहीं किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। के खिलाफ किसानों ने देश भर के कई हिस्सों में आज चक्का जाम किया। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया। इस दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया तो कई जगह सड़कों पर वैसे ही सन्नाटा छाया रहा। आपको बता दें कि इस चक्का जाम का असर साफ तौर पर नजर आया है। हालांकि राहत की बात यह है कि ना तो किसान जो है दिल्ली में प्रवेश किया और ना ही किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो पाई। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे 40 किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया। जगह जगह इस चक्का जाम का साफ तौर पर असर नजर आया है। दिल्ली की सरहद में कोई भी किसान नहीं घुसा, ये राहत की बात रही। पलवल और फरीदाबाद में भी किसानों ने रोकी रफ्तार। मतलब तमाम ऐसी जगह जो दिल्ली बॉर्डर्स के आसपास की थी वहां पर साफ तौर पर इस चक्का जाम का असर दिखा। और मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे मध्य प्रदेश की जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, चक्का जाम का एमपी में क्या कुछ असर आज दिखा? जी बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई जो जिलों में तो कुछ मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर किसानों का कोई प्रदर्शन यहाँ पर नहीं नजर आया। पुलिस का पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम भी थे और साथ साथ में परमिशन भी यहाँ पर नहीं दी गई, तो उसको एक पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं देखने में ये मिला कि पुलिस के खौफ के चलते यहाँ प्रदर्शन नहीं देखा गया। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंदौर में 15 से 20 किसानों ने वहाँ पर औपचारिक तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो वही विपक्ष पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा गुना में जिस तरह दिग्विजय सिंह ने पूर्व सीएम द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन और किसानों के समर्थन में आए, तो वहीं पर कई कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पर किसानों के आंदोलन को शामिल और सार्थक बनाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन अगर वर्तमान में जमीनी अगर हकीकत किसान संगठनों की और किसानों की हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी यहाँ मिला जुला असर औपचारिक तौर पर पहले भी देखने को मिला, जो कि एक साफ तौर पे केवल और केवल यहाँ पर शुरुआत कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन ज्यादा तौर पर देखने को मिला। बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है शैलेंद्र कि इंदौर में तो सिर्फ 15 से 20 किसान ही चक्का जाम करने पहुंचे थे और इतने से किसान हाईवे रोक भी नहीं पाए, तो वो बस ज्ञापन सौंपकर वापस लौट आए। शैलेंद्र जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से किसानों की हम बात करें तो लगातार जिस तरह दिल्ली के वाक्य और लाल किले पे झंडा फहराने की बात को लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद था और लगातार उन लोगों पे उपद्रव पे या कोई भी प्रदर्शन पर नजरें बनाए हुए था। सीधे तौर पर अगर देखने में यह भी आता कि पुलिस का खौफ लोगों में कहीं ना कहीं सार्थक साबित होता है। हमारे साथ अभी वर्तमान में भी किसान के कुछ लोग उपद्रव और किसानों को आंदोलन को काफी और पुलिस द्वारा जो मामले दर्ज करने के मामले सामने आए, तो निश्चित ही पहली चीज तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, प्रदेश में बीजेपी सरकार है, सत्ता पक्ष की सरकार में निश्चित ही एक पुलिस या खौफ भी होता है कि किसानों को आंदोलन करने के लिए कोई ना कोई पहल यहाँ पर कारगर साबित नहीं करने दिया जाता। क्योंकि निश्चित ही सरकार के सत्ता पक्ष का विरोध करना ये कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं देखने देगा, वही कांग्रेस में जरूर विरोधाभास देखने को मिली।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी शैलेंद्र पाराशर ने हम तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर जिलों में चक्का जाम की महज औपचारिकता किसानों द्वारा निभाई गई। इंदौर में सिर्फ 15 से 20 किसान चक्का जाम करने पहुंचे थे। इतनी कम संख्या में पहुंचे किसान हाईवे जाम नहीं कर सके और ज्ञापन सौंपकर वापस लौट गए। वहीं उज्जैन में किसानों ने चक्का जाम के दौरान सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटी बनाई और 1.5 घंटे में ही आंदोलन को समाप्त कर दिया। बात जबलपुर की कर ले तो यहां पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की औपचारिकता निभाई गई। तो ग्वालियर के बड़ा गांव, रायरू और मोहना के पास हाईवे किसानों ने जाम किया। ये हाल तो तब रहा जब कांग्रेस ने किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया था। बड़ा गांव हाईवे पर ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, पूर्व विधायक रामवरण सिंह गुर्जर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कृषि कानूनों के विरोध में लोगों से अपील की थी कि वे किसानों का चक्का जाम बनाने में सफल सहयोग करें। इंदौर की अगर हम आपको जानकारी दें तो यहां महाराणा प्रताप चौराहा, राव पेगडंबर एबी रोड पर 6 फरवरी की दोपहर में किसानों ने हाईवे जाम करने की घोषणा की थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 15 से 20 किसान यहां पहुंचे और हाईवे पर बैठ गए, लेकिन सड़क पर आवाजाही बाधित नहीं कर सके। आलम यह था कि किसानों से ज्यादा संख्या पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों की थी। इसके बाद इन किसानों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कृषि कानून को रद्द करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा और वापस लौट गए। ऐसा ही कुछ हाल उज्जैन में रहा। यहां 1.5 घंटे में ही चक्का जाम जो है समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि गैस सिलेंडर के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां सेकी। उज्जैन में चक्का जाम के लिए कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चक्का जाम का असर नजर ही नहीं आया। चक्का जाम बिल्कुल भोपाल में निष्प्रभावी रहा, क्योंकि यहां कोई किसान नेता या कांग्रेसी नेता चक्का जाम के लिए सड़क पर नहीं उतरा। शहर से खातेगांव में महापंचायत में नेता और किसान जुटे। सागर में भी चक्का जाम का असर नहीं रहा। यहां एक किसान परिवार में कुछ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से चक्का जाम स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने सिर्फ 10 मिनट का विरोध प्रदर्शन किया। तो इंदौर की पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी पहुंचाई कि आखिर वहां पर चक्का जाम का क्या कुछ असर नजर आया। और मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं कि महाराष्ट्र में चक्का जाम का क्या कुछ असर नजर आया। सत्यप्रकाश, सीधा सवाल है कि महाराष्ट्र में चक्का जाम का आज क्या कुछ असर देखने को मिला? सत्यप्रकाश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सत्यप्रकाश, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी। आपसे जानकारी चाहेंगे, महाराष्ट्र में आज चक्का जाम का क्या कुछ असर दिखा? सत्यप्रकाश जी, पल्लवी देखिए, मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में करीब 3 से 4 जगह जो है आंदोलन किया गया, जिसमें करीब 17 से ज्यादा तमाम शेतकरी संगठनों ने इसका जो है जमकर समर्थन किया है। इस दौरान कई जगह जो है गाड़ियां रोकी गई, कई जगह जो है हाईवे को जाम किया गया, जबकि कई जगह गाड़ियों को रोककर पूरी तरह से हाईवे को जाम रखा गया। इस दौरान लगातार जो है मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का विरोध करते हुए मोदी सरकार हाई के अलावा जो है जमकर विरोध किया गया। बिल्कुल, मुंबई में क्या कुछ असर दिखा? और ये भी जानकारी चाहेंगे आपसे कि किसानों के अलावा क्या राजनीतिक संगठन के लोग भी उतरे आज सड़कों पर? देखिए, मुंबई की अगर बात किया जाए तो मुंबई में काफी मिला जुला असर दिखा। मुंबई से करीब सटा हुआ थाने इलाके में जो है करीब 1 घंटे तक जो है मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जाम किया गया। इस दौरान मुंबई में जो कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार, इस दौरान कांग्रेस और एनसीपी पूरी तरह से किसान आंदोलन का जो है समर्थन करते हुए दिखी। इस बीच जो है शिवसेना द्वारा तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह से संजय राउत पहले ही कह चुके थे कि वो किसान बिल का समर्थन करेंगे और लगातार समर्थन भी देखा गया, लेकिन जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मुंबई में भी किसानों का आंदोलन देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से आंदोलन हुआ कहीं न कहीं मिला जुला असर हुआ। लेकिन किसान संगठन साफ तौर पे कह रहा है कि जो भी आंदोलन हुआ संतोषजनक हुआ। बिल्कुल, आवाजाही इस दौरान कितनी बाधित हुई है सत्यप्रकाश? अगर मुंबई की बात करें तो क्या मुंबई की रफ्तार पर आज इस चक्का जाम के कारण ब्रेक लग पाया? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले ही ये घोषित कर दिया गया था कि 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मुंबई में चक्का जाम किया जाएगा, मुंबई से पूरे देश में।
ऐसे में मुंबई महानगर पालिका के अलावा जो है मुंबई पुलिसों से मुस्तैद थी। हालांकि लोगों के जहन में यह था कि चक्का जाम के दौरान काफी भीड़ हो सकती है, चक्का जाम हो सकता है, इसको लेकर पहले ही लोग एहतियातन उसके समय पर नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर भी चक्का जाम के असर के दौरान ये देखा गया कि मुंबई की जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, पूरी तरह से जाम दिखे। लोगों को जहन में जरूर था कि चक्का जाम होने वाला है, लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह से पूरे मोर्चों को संभाला वो काफी सराहनीय थी। बिल्कुल, कई जगह ऐसी भी रही सत्य प्रकाश जहां पर किसानों को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वो बेकाबू होते हुए दिख रहे थे। क्या कुछ इस तरह की घटना मुंबई में देखने को मिली है कि किसानों को काबू में करने के लिए उन्हें हिरासत में पुलिस को लेना पड़ा हो? देखिए, पहले मुंबई में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन मुंबई के बाहर महाराष्ट्र की अगर बात करें, नासिक या औरंगाबाद की बात करें तो वहां पर जब कई किसान संगठन को जो है हिरासत में लिया गया, लेकिन महज नोटिस देकर उनको छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि इस तरह से कानून को हाथ में न ले। लेकिन जिस तरह के संगठन सामने और तमाम राजनीतिक गलियारों में इस तरह का उनका समर्थन दिखा, वो कहीं न कहीं किसान समर्थन में दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों ने आज यानी शनिवार को चक्का जाम किया। 12 बजे से शुरू हुआ किसानों का चक्का जाम 3 बजे खत्म हो गया। चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने पलवल हाईवे समेत अन्य राजमार्गों को जाम कर दिया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर समूचे देश में राजमार्गों पर चक्का जाम किया गया। किसानों ने सरकार से चाहे जितना लंबा समय लगे, जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ये बात साफ तौर पर कह दी है। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली में चक्का जाम नहीं होने के बावजूद 50,000 जवानों की तैनाती दिल्ली एनसीआर में की गई। साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी भी आज की जा रही थी। किसान नेता साफ कर चुके हैं कि सरकार को उनकी मांगे माननी ही होंगी। टिकरी बॉर्डर पर 40 गांव के खाप के लोग आए हैं। सागवान खाप से जुड़े किसान नेता ने बातचीत में कहा कि सभी खापें इकट्ठा हुई हैं, यहां से भी चक्का जाम में लोग गए हैं। सरकार कानून वापस ले। आज एक झंडे के नीचे हर धर्म हर वर्ग के लोग खड़े हैं। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। आपको बता दें कि वाहनों के हॉर्न बजाकर चक्का जाम को समाप्त किया गया। 3 बजे ये वाहनों के हॉर्न बजाए गए और चक्का जाम को समाप्त किया गया। देश भर में किसानों का जिस तरीके से चक्का जाम चला उसके लिए लोगों को जो है काफ़ी असुविधा हुई और चक्का जाम की वजह से कई लोग सड़कों पर फंस गए। किसान ट्रैफिक में फंसे लोगों को पानी और चाय पिलाते हुए भी नजर आए और साथ में खाना खिलाकर उन्हें हो रही असुविधा के लिए माफ़ी भी मांगी गई। और अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे आज किस तरह से चक्का जाम का असर देखने को मिला। हालांकि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा, इसका ऐलान पहले ही किसान संगठनों के द्वारा कर दिया गया था। बावजूद इसके कुछ जिले ऐसे रहे जहां थोड़े बहुत किसान आए और उन्होंने चक्का जाम जो है किया है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि कल जिस तरीके से चक्का जाम किसान यूनियन का कार्यक्रम था उसको लेकर के पहले से ही यहाँ पर बता दिया गया था कि इस समय कृषि संबंधित काफी जो है व्यस्त चल रहे हैं लोग, तो इसको लेकर के चक्का जाम का कार्यक्रम आज रद्द कर दिया गया था। तो सीधे तौर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मौजूद होकर के एक सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जो लाल किले पर जो है झंडे रोहण को लेकर के कुछ किसान जो है उनके ऊपर केस किया गया है, उसको लेकर के उन्होंने मांग की है कि इसको जो रिटायर्ड जज हो गए हैं उनसे इसकी जांच करवाई जाए और जो दोषी किसान नहीं है उनको तत्काल जो है इस पर कहीं ना कहीं राहत मिले। पल्लवी, बिल्कुल। गौरव, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि वाकई में जो अयोध्या के किसान हैं वो इन कृषि कानूनों के बारे में क्या रुख रखते हैं, क्या वो भी इसके विरोध में हैं? देखिए सीधे तौर पर अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर भी किसान काफी संख्या में दिल्ली पहुंच गए हैं और पूरा अपना योगदान कर रहे हैं। पल्लवी, ये अहम बात होगी, हम आपको प्रयास करेंगे कि इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरीके से छुट्टा जानवरों के आतंक से लोगों की फसलें नहीं बच पा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से कटीले तार को लेकर के घेरा गया है, तो कहीं ना कहीं किसान जो है इसमें काफी अपना जो है अहम योगदान रख रहे हैं। पल्लवी, बिल्कुल। तो यहाँ से जो किसान पहुंचे हुए हैं उनकी कुछ अलग समस्याएं हैं, कृषि कानून का विरोध इतना नजर अयोध्या में नहीं दिख रहा है। गौरव, नहीं पल्लवी, विरोध पूरी तरीके से दिख रहा है और काफी जिस तरीके से ऐलान हुआ था चक्का जाम का, अगर वो कार्यक्रम होता तो इसका एक बहुत बेहतर असर देखने को मिलता। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी चक्का जाम का ऐलान किया गया था तो अयोध्या में इसका भारी असर देखा जा रहा था। जगह जगह वाहनों को रोका गया था और भारी पुलिस बल को तैनाती की गई थी। तो कहीं ना कहीं जब किसान यूनियन का कार्यक्रम होता है तो प्रशासन का हाथ पैर फूलता नजर आता है।
बिल्कुल, तो प्रशासन ने आज किस तरीके से व्यवस्था बनाकर रखी गौरव? प्रशासन ने यहाँ पर जो है व्यवस्था चाक चौबंद बना के रखी है। जिस तरीके से आपको बताते चले पल्लवी कि यहाँ पर जिस तरीके से किसान यूनियन का जब कार्यक्रम होता है तो प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था में रहता है और किसानों से लगातार वार्ता करता रहता है, तो उनके कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी लेता रहता है। पल्लवी, ये अहम बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि गौरव ने जानकारी दी है कि अयोध्या में जो किसान हैं वो कृषि क्षेत्र में इस समय काफी व्यस्त हैं, इस चलते वो चक्का जाम तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन जरूर सौंपा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को रामनगरी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी लगभग 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर 12 बजे से 2 बजे तक रामकथा संग्रहालय में अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। उनके संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या के विकास कार्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की कवायद जोरों पर है। कुछ कार्य चल रहे हैं तो कई बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित भी हैं। विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री 7 फरवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 फरवरी को 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले हुए रामलला का दर्शन करने के बाद फिर हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक अयोध्या धाम के कथा संग्रहालय में अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। और खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या के दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम हैं उनके? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां अयोध्या पहुंचने के बाद वो रामकथा संग्रहालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और सर्वप्रथम वो रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। पल्लवी जी, बिल्कुल, इसके अलावा बताया जा रहा है कि तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा भी उनको करनी है। गौरव, देखिए पल्लवी, जो इस समय अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित और कानून व्यवस्थाओं को लेकर के वो तमाम प्रकार की समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारी और जो ट्रस्ट से संबंधित लोग हैं उनके साथ भी अपना विचार साझा करेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को विकसित करने में अपना पूरा अहम योगदान रख रहे हैं। गौरव, देखिए अक्सर ही देखने में आता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी किसी जिले में दौरे पर जाते हैं तो वहां उनसे मिलने वालों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी कोशिश यही रहती है कि वो लोगों से मिले और उनकी समस्या को जान सके। अगर बात अयोध्या की करें तो कल वो अयोध्या आ रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि वहां के लोग उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और अपनी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत करवाने की कोशिश करेंगे। और पिछले दिनों ही हमने खबर दिखाई थी, अयोध्या के व्यापारी इस समय काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें जो हैं सड़कों के चौड़ीकरण के बीच में आ रही है और उन्हें उतना मुआवजा नहीं मिल पा रहा है या फिर उनकी विस्थापन नहीं हो पा रहा है। तो क्या वो समस्या सीएम योगी के सामने आ सकती है? देखिए, इसके पहले प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम पल्लवी बात करें तो मीडिया को जाने का वहां पर रोक लगाया गया है, कोई भी पास नहीं जारी हो रहा है। वहां पर सिर्फ एनआई जो है और कैमरामैन को ही जो है जाने की अनुमति मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पहले सीएम योगी से मिलने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और आज से ही खबरें चलना स्टार्ट हो गई हैं कि योगी का जो कार्यक्रम रहेगा वो मिनट टू मिनट रहेगा और समीक्षा बैठक होनी है इसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं जब मीडिया को रोक लगाया गया है तो अन्य आदमियों को मिलने की इजाजत नहीं होगी। पल्लवी, और अगर हम बात करें जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि यहाँ पर जो आपने अभी प्रमुखता से एक खबर अयोध्या की दिखाई थी कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, सड़क का चौड़ीकरण कार्य हो रहा है, उसको लेकर के 1800 दुकानदार जो है चौड़ीकरण में आ रहे हैं और उसको लेकर के उन्होंने सरयू में जल सत्याग्रह का भी वो जो है किया था कि इससे मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है वैसे में लोगों का जो एक कमाई का जरिया है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पल्लवी, बिल्कुल, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रशासन आगे आ रहा है? गौरव, देखिए प्रशासन जो है पूरी तरीके से अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। जो योगी को आना है यहाँ पर आज ही से पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कल जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर लोगों की चेकिंग की जाएगी और पूरी तरीके से तैयारियां अयोध्या में सीएम योगी को लेकर के कर ली गई है। पल्लवी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के अंबाला शहर में एलपीजी गैस पाइपलाइन दबाने का काम काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसके कारण कई जगह से सड़कों को खोदकर पाइप दबाई जा रही हैं, तो कहीं काम बीच में ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अंबाला के जलबेड़ा रोड पर काफी लंबे समय से चल रहे पाइपलाइन दबाने का काम बंद पड़ा है। पिछले 4 महीने से पाइप दबाने का काम बंद होने के कारण पत्थर के पाइप सड़क किनारे पड़े हैं, जिसके चलते अक्सर राहगीरों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर इलाके के ग्रामीणों ने सेक्टर 9 स्थित पुलिस स्टेशन में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत भी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइप सड़क पर पड़े होने के कारण दुर्घटनाओं के मामले काफी बढ़ गए हैं। रात के समय में अंधेरे और धुंध के कारण पाइप से टकराकर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। पाइप डालते समय किसानों को फसल खराब होने का भी डर है। हमने पुलिस स्टेशन में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। 1 साल से पड़े हैं जी यहाँ, और लोगों को आने जाने में इसमें दिक्कत रहती है। रात को दिखते नहीं, धुंध का समय जिस तरह होता है, और बरसात में भी है। 1-2 दिन हुए पहले अभी यहाँ गाड़ी लगी एक इसके बीच में, और इसका ये कोई बातचीत अभी चल नहीं रही है। अभी कहाँ दबाएंगे, कैसे करेंगे, इनको कोई करना चाहिए इसका समाधान। कितने समय से पड़े हैं? ये तो पड़े हैं, साल हो गया इसको तो मेरे ख्याल से 1 साल से पड़े हैं ऐसे। क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं इसके कारण? दिक्कतें तो यही है, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हो उसकी दिक्कत ही है जी। मेन रोड है ये, सड़क चलती है पूरी है। कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं? दुर्घटनाएं तो तकरीबन कोई पता नहीं लगता। कल एक मेरे गांव का ही एक मोटरसाइकिल वाला वो गिरा इसमें लग के, एक गाड़ी लगी इसमें, 4-5 रोज हो गए। तो अभी क्या मांग करते हैं? मांग तो यही है कि इसको जल्दी से जल्दी सरकार का है, जिसका भी प्रोजेक्ट है, इसको सही तरीके से अपना करे या इसको उठाए यहाँ से। सुनील गोयल कॉन्ट्रैक्टर हैं जो एलपीजी पाइप ये इसमें सोंडा तक आगे बिछनी थी सड़कों के साथ ही। उसी में पिछली बार भी जिम्मेदारों ने, पहले इनको गलतफहमी होगी जिम्मेदारों के आपस में, भी खेतों के अंदर से पाइपलाइन जाएगी और उनको मुआवजा मिलेगा। इनके आपस में कोई ठेकेदार की इनके आपस में बीच में बैठ के बात हुई होगी, लेकिन वो इनकी सेटलमेंट हो नहीं पाई। अब मैंने ठेकेदार को बुलाया था, जिम्मेदारों को बुलाया था, दोनों पक्षों की मीटिंग करी थी। अब ठेकेदार ये बात कह रहे हैं, इनके हमारे पास पीडब्ल्यूडी की परमिशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन है, खेतों में से कोई हम नुकसान नहीं करेंगे, ना ही खेतों में से कोई पाइपलाइन जाएगी, और ये उसके बावजूद हमारे को काम करने से रोक रहे हैं। तो आज जिम्मेदारों को बुलाया था, आप फिर वो कह रहे हैं जी हमारे को ये कमिटमेंट करी थी, ये करी थी, अब बाकी जिम्मेदारों से बात करेंगे, लेकिन कोई आज भी सेटलमेंट इनकी हो नहीं पाई। और देख रहे हैं, बैठ के देख के दोनों पक्षों को बिठा के इस बात को निबेड़ने की कोशिश करेंगे। सर सड़क के दोनों पाइप जिस तरह से पड़े तो हादसे भी जो है गाँव के। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं सर। ये देखो, ये पाइप कंपनी की पड़ी हैं और वो दोनों साइडों में रखी हुई हैं, उससे जैसे धुंध का मौसम है, हादसा भी हो सकता है। मैं इसी करके ज्यादा इस मैटर को सोच रहा था, जल्दी से जल्दी इस मैटर को निबड़े और वो पाइपलाइन डल जाए। अब जिम्मेदार उसमें फिर हमारे शिकायत करते हैं जो हमारी गाड़ी टूट गई। अब काम हमारे संवाददाता अंबाला से अंकुर कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। अंकुर, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पाइपलाइन की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना वहां करना पड़ रहा है, ठेकेदार का आखिर क्या कुछ कहना है, क्यों ये जो काम है इस समय अटका पड़ा है? जी बिल्कुल, जैसे कि अंबाला शहर में एलपीजी गैस पाइपलाइन के दबाने का काम है जो काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण कई जगह से सड़कों को खोदकर पाइप दबाए जा रहे हैं, तो कहीं काम बीच में भी छोड़ दिया गया है, जिसके कारण जो आम जनता है उसको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो अंबाला के जलबेड़ा रोड पर काफी लंबे समय से जो पाइप दबाने का काम चल रहा है, पिछले 4 महीने से जो पत्थर के पाइप हैं सड़क किनारे पड़े हैं, जो अक्सर यहाँ पे राहगीर हैं जो यहाँ से निकलते हैं, दुर्घटनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने जो अंबाला शहर का सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन है वहाँ ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दी है कि ग्रामीणों का यही कहना है कि पाइप सड़क पर पड़े होने के कारण कई दुर्घटनाएं हो गई हैं। रात के समय अंधेरे व धुंध के कारण पाइप से टकराकर काफी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इन्हीं सारे मामलों को लेकर जो यहाँ पर ठेकेदार के खिलाफ यहाँ पर शिकायत दी गई है। जब इसी बातचीत को लेकर हमारी बात ठेकेदार से और जो पुलिस से हुई है, उन्होंने यही कहा है कि आज दोनों पक्षों को पुलिस थाने में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी तक कुछ सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण पुलिस का कहना है कि इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और पाइप के कारण जो भी हादसा हो सकता है उन सब चीजों को देखते हुए इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं, अगर इनका कोई आपस में, जब तक दोनों पक्षों की बात सुन के ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एलपीजी गैस पाइपलाइन का काम लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बीच में ही ये काम अटका हुआ है, जिससे राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन पाइपलाइंस के कारण काफ़ी लोग दुर्घटना का शिकार लगातार हो रहे हैं। यूपी के बस्ती जनपद के कुदरहा ब्लॉक के मनोरमा नदी पर ग्रामीण जुगाड़ का पुल बनाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इस गांव में अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि विकास जैसे यहां से कोसों दूर है। इस गांव के लोग नदी को पार करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बिजली के खंभे को आने जाने का पुल बनाकर यहाँ के ग्रामीण उसका उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों को एक पक्के पुल की दरकार है। यहाँ के दर्जनों ग्रामीण जुगाड़ के पुल से प्रतिदिन नदी पार करते हैं। टूटे विद्युत पोल और साइफन का इस्तेमाल कर बनाए गए पुल पर जिंदगी की दिनचर्या चल रही है। क्या नाम है आपका? मनीष। ये जो पुल है, इससे कैसे आप लोग आते जाते हैं? बस यही परेशानी होती है, और आते जाते इसका कोई गिर भी सकता है। तो आपने शिकायत नहीं की थी? शिकायत क्या, हमारे गांव थोड़ा पड़ता है इसलिए। अच्छा, तो आप लोग अपने गांव से दूसरी जगह से आते हैं? हाँ, मेहनौना से। तो यहाँ कहाँ गए थे आप? ये मैंने गए थे, कुड़वा गए थे, गेड़ा छीनने आते हैं उधर। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया अंकित सिंह है। तो भैया ये जो पुल है, यहाँ से कैसे आते जाते हैं आप? अब ऐसे ही रोज़ आते जाते हैं, बगल में मेरा विद्यालय है, जाना होता है, ऐसे ही आते जाते हैं। बच्चे बगल में स्कूल कई सारे हैं, बच्चे भी इसी से आते जाते रहते हैं। गांव वाले भी दूसरे गांव में जाना होता है। हमारा ब्लॉक मुख्यालय कुदरहा है, मेन यही रास्ता है, इसी से लोग आते जाते हैं। तो शिकायत नहीं की थी कहीं आपने? नहीं, पेपर में भी निकला था, शिकायत भी किया गया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हुई आपकी? कुछ नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? अर्जुन नाम है। घर कहाँ है आपका? तिगरा में। तो ये जो पुल है, हाँ। यहाँ से आप कैसे आते जाते हैं? अभी पुल से किसी तरह आते जाते हैं। कोई समस्या नहीं होती है? समस्या तो बहुत है। तो आपने शिकायत कहीं की थी? शिकायत कहाँ करें जब कोई सुन ही नहीं रहा। तो सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? तो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है? तकलीफ है। इस गांव के रहने वाले हैं? तो ये जो पुल बना हुआ है, जुगाड़ का पुल, हाँ। इससे आप लोग जब आते जाते हैं तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। बहुत दिक्कत होता है। तो बच्चे कैसे पार होते हैं? पकड़ के। अच्छा, पकड़ के उनको पार करते हैं। क्या इस पुल को पक्का बनाने के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई? एक दो बारी उठाए थे। हाँ। कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं। मतलब नेता लोग नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की? बरसात के दिनों में कैसे उतरते हैं? बरसात के दिनों रास्ता बंद हो जाता है, फिर नाव चलता है तो उसी से उतरते हैं। नाव लकड़ी के पुल पे लगभग दर्जनों गाँव के आते जाते हैं। आपके संज्ञानित भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसको पुल निर्माण नहीं हो पाया है। नहीं, आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। तिगरा घाट पे पुल बनना चाहिए, इस पे हमारी भी सहमति है। लेकिन अभी हमारी जो महादेवा विधानसभा है वो नदियों से घिरी हुई है। मनोरमा, मनवर और घाघरा और कुआनो, चारों नदियां हमारी विधानसभा को जोड़ती है एक दूसरे से। अभी हमने सरकार से प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रयास पे सहमति भी व्यक्त की है, और मैं 5 पुलों को लखनऊ से लाके महादेवा की धरा पे उतारा हूँ। लेकिन एक पुल जो आप तिगरा बता रहे हैं, तिगरा के लिए भी मैं प्रयास शुरू किया हूँ, और बहुत जल्द ही आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। तो यूपी के बस्ती जनपद की ये तस्वीरें, जहां मनोरमा नदी पर ग्रामीण जुगाड़ का पुल बनाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, कितनी जान को जोखिम में डालकर ग्रामीण यहां से आवाजाही कर रहे हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ बस्ती से हमारे संवाददाता तौफीक खान इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तौफीक, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बस्ती में मनोरमा नदी पर जो ये पुल बना हुआ है, आज तक किसी ने सुध क्यों नहीं ली इस पुल की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछले 1.5 दशक से 3 सरकारें आई और लोगों ने अपने वादे किए। पिछली बसपा सरकार में विधायक दूधनाथ जी ने आश्वासन दिया था, लोगों से वादा किया था कि हम इस पुल को बनवाएंगे और बहुत जल्द बनवाएंगे। उसके बाद सपा की सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, रामकरण आर्या जी विधायक होके आए। उन्होंने भी जनता को अपने भरोसे में लिया कि इस पुल को हम सबसे पहले निर्माण करवाएंगे। इस पुल के निर्माण न होने से ग्रामीणों की आशा टूटती हुई नजर आई।
तो ग्रामीणों ने अपने इस जुगाड़ का पुल का निर्माण खुद करके अपनी जान हथेली पे रख के आते जाते हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। जब विधायक साहब से बात की गई तौफीक, तो उनका क्या कुछ कहना था? हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लखनऊ से यहाँ पर 4 पुलों को एक साथ जोड़ेंगे, तमाम उन्होंने दावे वादे कर दिए। अभी हाल फिलहाल में फौरी राहत के लिए क्या कहा उन्होंने? जैसा कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि माननीय विधायक रवि सोनकर जी का कहना है कि अभी हम लखनऊ से 4-5 पुलों को लाकर महादेवा विधानसभा के धरा पर उतारे हैं और अभी इस समय तब यथासंभव हम इस पुल को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक विधानसभा में 5 पुलों का निर्माण ही प्रस्तावित होता है। इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे और डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम प्रयास करके आगे देखेंगे और इसकी पूरी कोशिश होगी कि हम इस पुल को जल्द से जल्द बनवा दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र भवंदर में संचालित प्राइमरी स्कूल भवन में मवेशी बंध रहे हैं। स्कूल के कमरों में भूसा भरा है। यहां लंबे समय से स्कूल भवन पर दबंगों का कब्जा है। हैरानी इस बात की है कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी होने के बाद भी वे दबंग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहे। इस स्कूल के एक कमरे में भूसा भरा है, वहीं 2 कमरों में दबंगों के जानवर बंधते हैं। इस कारण यहां अध्ययनरत छात्रों को मध्याह्न भोजन भी नसीब नहीं होता। भवंदर प्राथमिक स्कूल भवन में 6 कमरे हैं, जिनमें से 2 कमरों में दबंगों का अतिक्रमण है। ग्राम भवंदर स्कूल और रास्ते के है, जिसमें अतिक्रमण है करीब 6 माह से। इसके पूर्व से भी था, कई बार आवेदन किया गया। 6 माह पहले कलेक्टर साहब को दिया गया, तहसील में दिया गया आवेदन, और वहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण है। आराजी नंबर 120/1, रकबा 1 एकड़ 20 डिसमिल, इसमें पूरी तरह से। सुनने में आया कि विद्यालय के शासकीय खाली पड़ी जमीन में कुछ सरहंगों ने भवन तान के रख दिए हैं। नहीं, भवन के अलावा भी भवन तो तान लिए, भवन वहाँ पिलर खोद करके बीम डाल दिए, और इसके बाद वहाँ आंगनबाड़ी का जो भवन निर्माणाधीन है उसके अंदर ऊपरी रख करके और मवेशियों को बांध दिए हैं और पूरी तरह से कब्जा कर रखे हैं। और रास्ता भी आने जाने में अवरुद्ध होता है। अगर कोई बोलता है कि आपके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है तो वहाँ वो झगड़े के लिए आमादा होते हैं, सरहंग प्रवृत्ति करते हैं। इस संबंध में प्रशासन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।